जी। अब ये जो हेडिंग्स हैं ये समझ में आ रही है ना? डू यू नीड अ रोबोट टेक्स्ट फाइल, सब समझ में आ गई। इसको हमने डिस्कस किया हुआ बहुत अच्छी तरह। वाई यूज अ रोबोट टेक्स्ट फाइल, ये भी हमने भी पढ़ लिया है, ठीक है। टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट robots.txt, यानी कि आपको दो अहम बातें और हम बता देते हैं कि क्या है कि अब हम ये कह रहे हैं कि हमने तो कहीं रोबोट्स फाइल किसी एक फाइल के लिए हमने बनाई नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पर एक पेज है जिसके ऊपर मैं इंटरनल लिंकिंग के थ्रू विजिट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर होम पेज पर किसी लिंक पर क्लिक करें तो हम उस पर चले जाते हैं, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है कि उसकी रोबोट्स फाइल नहीं बनाई है, लेकिन क्योंकि वो इंटरनल लिंकिंग में आ गई है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो भी क्रॉल हो रही है। यानी एक जगह से तो मैंने उसे रोक दिया। कहाँ से रोका मैंने कहा भाई अबाउट अस पे नहीं जाना, अबाउट अस की फाइल मेंशन कर दी, लेकिन होम पेज को तो मैंने कहा हुआ ना कि क्रॉल करो। अब होम पेज को जब वो क्रॉल कर रहा है तो उधर एक विजिटर आता है और उसके ऊपर एक लिंक बना हुआ है अबाउट अस का, और अब वो उस लिंक से अबाउट अस पर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि वो उधर से क्रॉल हो रही है। डायरेक्ट क्रॉलिंग नहीं उसकी हो रही, लेकिन इनडायरेक्ट क्रॉलिंग उसकी हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ये कहते हैं कि अगर कभी ऐसा सीन होगा तो आपको ये ज़हन में रखना है कि लिंक्स के थ्रू भी क्रॉलिंग हो जाती है। तो आपको फिर करना क्या पड़ेगा, अगर आप चाह रहे हो कि बिल्कुल नहीं भी, ये तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन पेज है, तो अभी आप टेम्परेरी तौर पर उस लिंक को भी डिसेबल कर दो कि भाई मैंने तो क्रॉल नहीं करवाना इस पेज को, इस पेज में तो भी कुछ है ही नहीं है, तो मैं उस लिंक को डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमारी क्रॉलिंग होगी जी। उसके बाद क्या है, द फर्स्ट थिंग योर रूल्स यू एडिट इन द रोबोट टेक्स्ट फाइल आर डायरेक्टिव्स ओनली। अच्छा, ये भी याद रखनी है कि ये डायरेक्टिव्स आप उसको दे रहे हैं कि भाई हम इस तरह करना चाह रहे हैं, मतलब हम उसे कोई ऑर्डर नहीं कर रहे कि भाई इसी तरह ही करो। मतलब क्रॉलर ने 100% हमें फॉलो नहीं करना, और यही वजह है जो दूसरी रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरफ तो हम कहते हैं भाई अबाउट अस को क्रॉल ना करो, लेकिन होम पेज से वो क्रॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ें हमें मैनुअली देखनी है, और ऐसा भी नहीं समझना कि हमने ये कह दिया तो हम ये समझें कि ये 100% एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। मतलब ये हम उसको दे रहे हैं और उसका अपना इंटेलिजेंस जो सिस्टम है, एआई सिस्टम है, वो इसको मैनेज कर रहा होगा कि इसको मैंने कैसे करना है। आमतौर पर ऐसे ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ऐसा करने के बाद गूगल वालों को कंप्लेंट लॉन्च कर दें कि भाई ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा। सो हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, हाउ डज रोबोट टेक्स्ट वर्क्स। ये मैंने अभी आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया था जी। और इसके अंदर आपने लिखना क्या है, कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें आपने इसके अंदर नहीं लिखनी। नंबर 1 इसमें क्या लिखना है आपने, यूजर एजेंट कॉलन स्टैटिक। अभी हमने क्या लिखा हुआ है, यूजर एजेंट, ये आप केस सेंसिटिव है, ये सब कुछ इसी तरह लिखना है जैसे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। हाँ, यूजर एजेंट लिखा हुआ है ना मैंने, यूजर का यू बड़ा है और एजेंट का ए छोटा है, और यूजर एजेंट कॉलन स्टैटिक। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई यूजर एजेंट क्या है, इसको और आसान अल्फाज में अगर समझना चाह रहे हो तो जितने भी क्राउडर्स हैं सब यूजर एजेंट्स, यूजर्स के बिहाफ पर एजेंट का काम करने लगे हुए हैं, यानी यूजर्स को डाटा दिखा रहे हैं ना। तो यूजर एजेंट्स क्या है, बेसिकली आपके क्राउडर्स। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम गूगल की बात करते हैं, ठीक है। सो अभी हम तो कह रहे हैं गूगल बोट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्टैटिक की बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई दुनिया जहाँ के जितने भी क्राउलर्स हैं, जितने भी सर्च इंजन हैं, उन सब के जो क्राउलर्स हैं उन सबको कह दो कि मेरी वेबसाइट को क्राउल करें। तो इसका मतलब है हमने आगे क्या लिख दिया, स्टैटिक। हम हमेशा यही लाइन लिखेंगे ताकि हमें अलग-अलग मेंशन करने की जरूरत ना पड़े। नीचे आए जरा जी, क्राउलर्स लिस्ट आ रही है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा www.robots.txt db/h.html, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक क्राउलर्स की लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि अभी हम किस क्राउलर की बात कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि गूगल के अलावा और कौन से क्राउलर्स हैं, ठीक है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, या आपने खुद से देखना है, मैं इसको विजिट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसे आपने घर जाके देखना है, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी और उसमें क्राउलर्स के नाम लिखे होंगे। तो आप अगर किसी स्पेसिफिक क्राउलर को टारगेट करना चाहते हो तो उसका नाम यहाँ से आप लेकर उसमें टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्टैटिक लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सारे क्राउलर्स को हम कह रहे हैं कि भाई जितने भी सर्च इंजन हैं, उनके जितने याहू है, MSN है, गूगल है, जितने भी हैं,
सबको हम कह रहे हैं क्रॉल करो हमारे वेब पेज को, ताकि हर किसी के सर्च इंजन पर हमारी वेबसाइट रैंक कर रही हो। लेकिन हम लोग जो स्टैंडर्ड कर रहे हैं, जो स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, वो किस चीज़ को कर रहे हैं? गूगल को कर रहे हैं। ये अपने जेन में रखना है, यानी हमने किसी और को फोकस नहीं करना, क्योंकि हम किसी और को फोकस करेंगे तो हमारी एसईओ ही डेड हो जाएगी एकदम, क्योंकि हम तो कर ही सब कुछ गूगल के ऊपर रहे हैं। आ जाए वापस जी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यूजर एजेंट स्टैटिक। ये समझ में आ गया? अब मैंने क्या किया हुआ है, जो मेरा मेन रूट है, या जहाँ मैंने अपनी वेबसाइट अपलोड की है, जो आप लोगों से भी मैंने करवाई थी, आपको दिखाया भी था वेबसाइट कैसे अपलोड होती हैं, वहाँ पर एक फोल्डर पड़ा हुआ है सर्च के नाम से। और ये ऐसा फोल्डर है जो जिसमें मेरा वेबसाइट से रेलिवेंट कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं यूजर्स को दिखाना चाहता हूँ या क्राउडर को दिखाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे इसे ब्लॉक कर देना चाहिए। तो मैं इसको रोबोट की फाइल में आकर क्या लिख रहा हूँ? disallow:/search। इसके एक और एग्जांपल ले लें कि मैं क्या करता हूँ कि अक्सर अपडेट्स करता हूँ, जैसे आप लोग अपडेट्स करते हो कि हफ्ते के बाद मुझे अपनी फाइल देते हो इंडेक्स की कि सर मैंने इसमें ये अपडेट किया है, अब इसको अपलोड कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? आपके इंडेक्स की फाइल के 2 वर्जन हो गए ना, एक पुराना वर्जन और एक नया वर्जन। एक लाइव करना है और एक अनलाइव कर देना है, ठीक है ना? एक को आपने डाउन कर देना है और एक को लाइव कर देना है। अब एक तरीका तो ये है कि बस फाइल को डिलीट कर दो, ठीक है ना? एक तरीका ये भी है कि क्लाइंट्स के लिए आप काम कर रहे हो, क्लाइंट पहले आपको अपडेट करने के लिए कहता है और एक हफ्ते के बाद कह देता है कि भाई वो जो आपने लास्ट अपडेट की थी ना उसको अंडू कर दो। अब वो अंडू करने के लिए तो आपको प्रीवियस वर्जन चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं टेम्प के नाम से, और उसके अंदर जितनी भी अपडेटेड वर्जन है ना हमारी HTML फाइल के, वो रखते जाते हैं डेट वाइज। यानी आज मैं इंडेक्स की फाइल नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या किया, जो प्रीवियस इंडेक्स की फाइल थी उसका नाम रखा index-20 जुलाई 22, और उस फाइल को डिलीट करने की बजाय मैंने क्या किया, टेम्प के फोल्डर में कॉपी कर दिया। अब इस तरह करने से क्या हो रहा है? लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब वो तो सारों को क्रॉल कर रहा होगा, उसको भी क्रॉल करना शुरू कर देगा। मैं कहता हूँ भाई इस फोल्डर को क्रॉल ना करो, तो मैं इसको क्या करूँगा, disallow:/temp। अब उसके अंदर मैं 10 फाइलें रख दूँ, 50 फाइलें रख दूँ, 100 फाइलें रख दूँ, डिपेंड्स ऑन माई होस्टिंग। लेकिन फायदा मुझे क्या है उसका? उसका फायदा ये है कि मेरे पास सारा बैकअप लाइव पड़ा हुआ। जब वो मुझे कहेगा मैं उसी की फाइल को उधर से उठाऊंगा और उधर डाल दूंगा, और उसकी जो लेबल फाइल है उसे उठाऊंगा फिर टेम्प में डाल दूंगा, ठीक है? स्पेस कम हो जाएगी, वही कह रहा हूँ, होस्टिंग पे डिपेंड करता है ना कि आपका होस्टिंग कितनी है, ठीक है? अदरवाइज अगर आपके पास होस्टिंग बहुत ही छोटी होस्टिंग है जो कि सिर्फ आपकी वेबसाइट की जरूरत ही पूरी कर रही है, तो फिर ये वाला काम आप लोकल करोगे, यानी कि अपने कंप्यूटर पे करोगे ये चीज़। लेकिन अगर आपको पता अपने कंप्यूटर, ये मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर लाइव, इसलिए कर रहा हूँ कि भाई मेरे कंप्यूटर में कभी वायरस आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, ठीक है? तो उसका डाटा अगर मेरे कंप्यूटर से गया तो भारी हो जाएगा ना वो तो काम। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि एक तो मैं ड्राइव में उसकी बैकअप बना के रखूँ ना, गूगल ड्राइव में बैकअप बना के रखूँ कि कुछ भी हो जाए, मेरा सारा मोबाइल रिमूव हो जाए, मेरा सारी हार्ड डिस्क रिमूव हो जाए, ठीक है? जब मैं न्यू विंडो इंस्टॉल करूँ तो मैं गूगल ड्राइव से वापस उसका डाटा अपने पास ले। और अगर मेरे पास होस्टिंग इतनी है कि मैंने उसकी जिप फाइल बनाई है और उसकी जिप फाइल का साइज 50 MB है, तो कम से कम एक बैकअप अपना ऑनलाइन जरूर रखो। लेकिन अगर मेरे पास स्पेस ही हो 500 MB और 400 MB में मैंने अपनी वेबसाइट रखी हो, फिर मैं ये काम नहीं करूंगा। ये काम मैं उसी वक्त करूंगा जब मेरे पास होस्टिंग ठीक होगी, अच्छी स्पेस वाली होस्टिंग होगी, ठीक है? अच्छा, डिसअलाउ का समझ में आ गया, अलाउ का भी समझ में आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है? साइट मैप। अब एक नई चीज है, ये भी हमारी टेक्निकल एसईओ में आती है। अब साइट मैप है क्या, मतलब किस चीज को कहते हैं हम साइट मैप? बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं कहूँ आपकी कोर्स का एक रोड मैप है, ठीक है, कि भाई ये आपका कोर्स है, ठीक है, इसमें आप ये चीजें पढ़ोगे, इस टॉपिक के अंदर ये चीजें पढ़ोगे। या मैं ये कहूँ भाई यहाँ से लिबर्टी जाने का रास्ता क्या है, ठीक है, तो मैं आपको एक रोड मैप दे दूँ कि भाई लिबर्टी जाने का एक ये रूट है, एक ये रूट है, एक ये रूट है। अब हम क्राउडर को बुला रहे हैं इधर अपनी वेबसाइट पे जी। बैठे जो हम TXT फाइल बनाएंगे, आप आहिस्ता बोलते हैं इसलिए मुझे आपका आधा मैसेज समझ में आ जाता है, आधा समझ में नहीं आता। मैं प्रॉपर आपको आंसर नहीं दे पाता सवाल का, थोड़ा सा अपना वॉल्यूम तेज कर। हाँ जी, बस जिसको हमने अलाउ करना है और जिसको हमने डिसअलाउ करना है, बस हमने 2 चीज़ें मेंशन करनी है इस फाइल में और कुछ नहीं करना। और अगर आपको कुछ डिसअलाउ नहीं करना तो आपको अलाउ कर देना। अलाउ का कोई टेंशन ही कुछ नहीं है। हाँ, आपको कंफर्म है कि भाई आप इररिलेवेंट तो कुछ रखते ही नहीं हो,
बेटा साथ वाले रूम से भी चेयर ले आओ। ठीक है, अगर आपको पता है कि भाई आपने इररेलेवेंट कुछ भी नहीं रखा और रखना भी नहीं है, ठीक है, तो आपने अलाउ कॉलर लिख दिया, यूजर एजेंट स्टैटिक लिख दिया, बात खत्म, आपकी रोबोट फाइल तैयार है। आखिर में एक चीज और करनी है, और वो क्या चीज है? साइट मैप। आपको अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाना है। ठीक है, अब ये साइट मैप समझ में है क्या है? मैंने भी आपको बताया कि साइट मैप क्या होता है। बेटा डोर बंद कर दो, मेरा खाना चल रहा है इसलिए। उसके लिए हम सिर्फ बोट उसका बता देंगे अभी जी। इस लिस्ट में आ रहा है नाम उसका, और लिस्ट में दूसरी लिस्ट में भी उसका नाम देखिएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा ऐसे नहीं करना, लिमिट नहीं करना। आप क्यों चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट याहू पर ना आए? क्या चाहते हैं आप? नहीं चाहते ना? क्या आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट MSN पर ना आए? तो हम कह रहे हैं स्टैटिक लिख दिया ना, इसका मतलब है कि दुनिया जहाँ के जितने भी सर्च इंजन हैं, कभी भी कोई बंदा कोई कीवर्ड ढूंढ रहा हो, कोई फ्रेज लिखे, तो उसने उसको क्राउलर ने उस सर्च इंजन पर भी हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगली बात क्या आ गई है जी हमारी साइट मैप की। साइट मैप क्या होता है? मैंने बताया आपको। साइट मैप से क्या मुराद है? साइट मैप से ये मुराद है कि ये मेरी वेबसाइट है, मैं उसका पूरा एक मैप दे रहा हूँ। क्या मैप है जी? होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, दिस। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके अंदर सब पेजेस बने हुए हैं, फिर मैंने उसके मुताबिक भी इंफॉर्मेशन दे दी कि इसमें ये वाला पेज है, ये वाला पेज है और ये वाला पेज है। यानी मैंने कर क्या रहा हूँ? एक मैप देने लगा हूँ, बिल्कुल जैसे गूगल का मैप है, एक रास्ता बताता है ना आपको। इसी तरह हमने उसको एक पूरा मैप बता दिया कि ये हमारी वेबसाइट है और ये इसका मैप है। फायदा, मैं इसका फायदा क्या है और किसको है? क्या यूजर को इसका फायदा होगा? नो, यूजर के लिए तो नहीं है ये। साइट मैप यूजर के लिए नहीं है, साइट मैप क्राउलर के लिए है, ताकि क्राउलर को पता लग जाए कि मैंने कहाँ कहाँ घूमना है और इसकी कौन सी वेबसाइट में कौन सा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, और इस फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो XML होती है। जो साइट मैप बनेगा TXT में भी नहीं बनेगा, HTML में भी नहीं बनाना, हमने किस में बनाना है? XML में। ठीक है, और साइट मैप बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स हैं जो हमारा साइट मैप बना देती हैं। इसके लिए हमें कुछ याद नहीं करना, कुछ नहीं लिखना, हमने सिर्फ ये करना है कि भाई मेरी साइट मुकम्मल है, अब बन गई है, यानी कि अब इसमें मैंने कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करा, कोई नई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। नई चीज़ का मतलब पैराग्राफ नहीं है, नई चीज़ का मतलब ये है कि उसका रोड मैप कुछ नया तो नहीं आ रहा, कोई नया मेन्यू तो नहीं आ रहा, कोई नया सब मेन्यू तो नहीं आ रहा, कोई नया पेज तो नहीं मैं बनाने लगा उसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी वेबसाइट कंप्लीट है, स्ट्रक्चरल उसकी स्ट्रक्चर उसका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका हुआ। अब मैं उसका साइट मैप बनाऊंगा, और जब आप उसका साइट मैप बना लोगे तो आपके पास एक लिंक आएगा, उस लिंक को भी आपको रोबोट्स की फाइल में एंटर करना है। क्यों करना है? क्राउलर को बता रहे हैं ना कि भाई ये मेरी फाइल का साइट मैप है, अब आप क्राउल करना शुरू कर दो। अब जरा एक काम करते हैं, इधर आए। रोबोट्स फाइल तो मैंने आपको काफी सारी दिखाई थी, है ना? जी, यहां मैंने लिख दिया dckitchen.org। आपको अगर नजर ना आ रहा हो आप चेयर्स अपनी आगे कर लो बेशक, ठीक है? अगर सही नजर आ रहा है तो फाइन जी। और हम लोग अपने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी करते हैं, ठीक है? तो चैनल के ऊपर भी लेक्चर आ जाता है मेरा ये सारा, ताकि आप इसको रिवाइज करना चाहते हो तो वहाँ से बार बार सुन सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरी होती है इसकी। dckitchen.org/sitemap.xml, यानी ये एक बनी हुई वेबसाइट है। मैं देखना चाह रहा हूँ क्या इसका साइट मैप बना हुआ है? बना हुआ है ना? ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल कोई चीज़ नहीं है, ये क्राउलर को समझना है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि आपकी वेबसाइट कितनी खूबसूरत बनी हुई है, क्राउलर को ये बात मैटर नहीं करती, इसलिए कि क्राउलर जो आपकी वेबसाइट को देखता है वो टेक्स्ट फॉर्म में देखता है। इस तरह हमने कोडिंग की थी ना, हमने जो कोडिंग की थी जिसमें लिखा था HTML एंड HTML, बॉडी एंड बॉडी, हेड एंड हेड, P H1 ahref, क्राउलर इन चीज़ों को पढ़ता है। क्राउलर नहीं देखता कि आपने कितना खूबसूरत बैनर लगाया हुआ है, क्राउलर नहीं देखता कि आपके इमेजेस कितने शानदार दिख रहे हैं। क्राउलर ने आपकी वेबसाइट को क्राउल टेक्स्ट की बेस पर करना है। इवन आपका जो इमेज है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी होती है। गूगल इमेजेस में जाते हैं ना, कितने इमेजेस आ रहे होते हैं? बेसिकली वो इमेजेस होते हैं जो ऑप्टिमाइज हुए होते हैं या मोस्टली विजिट हुए होते हैं। उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी स्क्रीन ब्यूटी पर नहीं होती है,
उसके बैक एंड पर भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन होती है। और हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या थी। मैंने बताया था इमेज का साइज इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, इमेज का नाम कीवर्ड बेस्ड होना चाहिए, इमेज का आर्ट का एट्रीब्यूट, इमेज का टाइटल का एट्रीब्यूट, यानी ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन है। क्रॉलर इसको देख रहा है, क्रॉलर इस चीज को नहीं देख रहा कि आपका इमेज कितना खूबसूरत है, कितना कलरफुल है, या कितने अच्छे डिजाइनर ने वो बनाया हुआ है। हाँ, ये जरूर देख रहा है कि आपके इमेज का जो साइज है वो बहुत बड़ा तो नहीं है, लोड होने में ज्यादा टाइम तो नहीं लेता। समझ आ गई बात की? एक और वेबसाइट देखते हैं। साइट मैप से किस तरह होगी ऑप्टिमाइजेशन? साइट मैप हम किसको कह रहे हैं? आप देखिए है क्या इसमें, जरा पढ़ने की कोशिश करें हम क्या लिखा हुआ है। DC Kitchen ORG बेकरी इक्विपमेंट, DC Kitchen ORG बेकरी इक्विपमेंट .html, DC Kitchen इक्विपमेंट कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, क्या लिखा हुआ है? बेसिकली क्या है, रूट लिखा हुआ है ना सारा, पूरी वेबसाइट के रूट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन सी फाइल किस किस जगह पर पड़ी हुई है। ये यूजर्स के रेलिवेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये किससे रेलिवेंट है? क्रॉलर से। हम सिर्फ क्रॉलर को बता रहे हैं, बजाय इसके कि हम क्रॉलर को कहेंगे भाई ये काम खुद ही करो तुम। ये हमने उसको बनाकर दे दिया एक साइट मैप, उसने साइट मैप एक्सट्रैक्ट किया, साइट मैप से सारा डाटा उसके पास आ गया, आसानी हो गई। अगर मैं उसे कहूँ मेरा साइट मैप है ही नहीं, तो उसे एक काम और करना पड़ेगा, उसे सारे एनालिसिस मेरी वेबसाइट में जाकर करने पड़ेंगे कि भाई ये वेबसाइट कितनी बड़ी है, इस पहले विजिट पर इतनी बड़ी थी, क्या अगले विजिट में बढ़ तो नहीं गई? हर दफा एनालिसिस करेगा ना। तो जब हमने उसको एक साइट मैप बनाकर दे दिया तो उसको इस एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आप बनाने लगे हैं अभी, कोई भी देखिए अब कितना आसान, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमें नहीं लिखनी, ये ऑटो जनरेट होगा सब कुछ। हमने कुछ, आप डरे ना इसको इतनी लंबी लाइन देख के कि ये कैसे लिखना है, ये याद कैसे करना है। ना हमने इसको याद करना है, ना हमने इसको लिखना है, ना आपने इसको किसी को सुनाना है। ठीक है, आपको करना क्या है सिर्फ कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये रेडी हो गई है। ठीक है, गूगल क्या कहता है आपको? गूगल कहता है भाई आपकी वेबसाइट का साइट मैप कहाँ है। ठीक है, मुझे अपना साइट मैप दे। तो मैं क्या करूँगा, एक ऑनलाइन टूल है, उधर से अपना साइट मैप जनरेट करूँगा और उसको भी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूँगा, खुद ही जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम टूल यूज करेंगे तो खुद ही जनरेट हो जाएगा। जियो की साइट पे आ गए हम। जिन्होंने साइट मैप को भी रिट्रैक्ट किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, देख रहे हैं ना, किसी और वेबसाइट को लिखते हैं। आगे एक और साइट मैप, ये भी किसी ने टाइपिंग नहीं की हुई, मतलब ये ना समझे कि हमने टाइप किया है ये साइट मैप, हमने जनरेट किया है, ऑटो जनरेट हुआ। उसने क्या किया, मेरी वेबसाइट से डाटा कलेक्ट किया और ये कोड बना दिया। अब देखते हैं ये बनना कैसे। ऑनलाइन साइट मैप लिखा हुआ गया ना, ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर। ठीक है, मैंने कहा कि भाई मेरी वेबसाइट का साइट मैप बनाकर दो मुझे। क्यों आएगा? आपको तो पता क्यों आएगा, इसमें वजह बताओ क्यों आएगा? कॉपी क्यों आएगा इस पे? कॉपी का ट्राई कर रहे हो, आएगा कैसे? ये डाटा कहाँ से ले रहा है, तो फिर कॉपी कैसे आएगा? मैं कॉपी कैसे आएगा जब ये डाटा हमारी वेबसाइट से उठा रहा है? कॉपी की स्ट्राइक कैसे आएगी? हम कहीं ऑनलाइन जगह से जाके कुछ डाटा तो नहीं पिक कर रहे, हम उसे कह रहे हैं डाटा पिक करो मेरी वेबसाइट से और मुझे एक साइट मैप की फाइल बनाकर दे दो, बस। यानी मैं उसे अपनी वेबसाइट से ही डाटा एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहा हूँ। कहीं हाँ आपने वैसे अगर कॉपी पेस्ट किया हुआ अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता। ठीक है जी, लिखा हुआ आ गया। कितने सारे टूल्स हैं, इनमें से किसी भी टूल पर चले जाएं। आ गया।
इसमें मैंने बनाया हुआ इसी टूल का, इसलिए एक URL लिखा हुआ भी आ गया इसमें, ठीक है। सो आपने आपका अपना जो URL होगा, अब आपकी लोकल वेबसाइट नहीं आएगी यहाँ पर, आपकी वो वेबसाइट आएगी जो लाइव है। अभी तक हमने सिर्फ एक स्टूडेंट की वेबसाइट को लाइव किया हुआ है ना, किस नाम से किया हुआ है? आ जाओ जरा के टाइप करो नाम अपनी वेबसाइट का, आपकी वेबसाइट का साइट पर बना देते हैं। कीजिएगा, ठीक है, सिर्फ साइट का नाम लिखिए। पूरा लिख दिया? नहीं, पूरा नहीं लिखा। दूसरा स्लैश लगाओ, मैं क्या दूसरा स्लैश लगाए। web.org. जब हम सब डोमेन बनाते हैं तो हमारी जो वेबसाइट होती है वो सब डोमेन में आती है, तो डॉट के बाद आपकी मेन डोमेन का नाम आएगा जिसमें आपने सब डोमेन बनाई है। जैसे अभी इन्होंने ये नाम लिखा है, आप लोग ये अपनी वेबसाइट अपलोड करोगे मेरे पास किसी सब डोमेन में, सब डोमेन बनाकर, तो पहले आपकी सब डोमेन का नाम आएगा, जब नाम खत्म हो जाएगा उसके आगे आएगा डॉट, और जो मेरी मेन वेबसाइट है जिसमें मैं सारी सब डोमेन बनाने लगा हूँ। जैसे इस वक्त हम बना रहे हैं deepweb.org में बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन साइट कौन सी आ गई? deepweb.org। कर दें इस पर क्लिक। कुछ कहा उसने मुझे उसने कुछ नहीं कहना, मुझे उसने सिर्फ ये कहना है कि फाइल को डाउनलोड करो और अपलोड करो, बस। डाउनलोड कर लो अपने कंप्यूटर पर, अपने कंप्यूटर से ले जाओ अपने सर्वर के ऊपर, बस। और रोबोट्स फाइल में जाकर मैं इसको मेंशन कर दूंगा, ऐसे ही है जी। खत्म हो गया मसला, हल हो गया ना, कंप्लीट कर दिया उसने प्रोसेस। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? डिटेल्स। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? नीचे पढ़ लें, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? हाँ जी, वो कह रहा है कि आपने इसको डोमेन, चेयर ले आओ साथ वाले कमरे से जी। क्या कह रहा है आपको, इसे कहाँ पर अपलोड करना है? डाउनलोड कर लो भाई, पहले अपने कंप्यूटर में ले आओ, ठीक है, अपने पास भी इसका बैकअप ले लो, उसके बाद अपने सर्वर में इसको अपलोड करो। और कहाँ पर अपलोड करना है? मेन रूट पर अपलोड करना है। उसके बाद जब आप इसे अपलोड कर लोगे, डाउनलोड करें पहले, होगी डाउनलोड। चलिए मैं सी पैनल खोल रहा हूं, इसको मैं लाइव करके आपको दिखाता हूँ। आगे कहाँ जाना है? शाबाश बताएं जल्दी से। नहीं, कहाँ जाना है? फाइल मैनेजर में जाना है, डोमेन्स में नहीं जाना। डोमेन्स में जाते हैं जब सब डोमेन बनानी हो, और एक दफ़ा जाते हैं बस, एक ही दफ़ा सब डोमेन बनेगी ना, तो एक दफ़ा जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाएंगे, फाइल मैनेजर से कहाँ जाएंगे? फाइल मैनेजर से हम देखेंगे कि भाई इनकी सब डोमेन कहाँ पड़ी है। हाँ, आगे इनकी सब डोमेन में यही थी ना। चलो जिसे खोलें। अब अगर तो मेरे पास एक, अभी मैंने आपको समझाने के लिए सब डोमेन में लेकर गया हूँ, ऐसे ही ना कि आप सबकी वेबसाइट बन जाए, इसलिए मैं सब डोमेन में लाया हूँ आपको। अदरवाइज तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट होगी, आप ही की एक मेन डोमेन होगी, तो वहां पर उस सूरत में आपको क्या करना है, सब कुछ मेन रूट पर अपलोड करना है। लेकिन अभी इस सूरत में क्या है? इस सूरत में ये है कि आपके पास तो अपनी सब डोमेन है, तो आपने सब कुछ क्या करना है, अपनी सब डोमेन के अंदर डाटा कॉपी करना है। समझ में आई बात? यानी कि अभी जिस सिनेरियो में हम लोग काम कर रहे हैं, इस सिनेरियो के मुताबिक हमें क्या करना है, सब कुछ सब डोमेन में ऐड करना है। लेकिन मिसाल के तौर पर आप xyz.com के नाम से अपनी डोमेन खरीद लेते हो, फिर आपने सब डोमेन को नहीं ढूंढना, फिर आपने क्या करना है, जो उसका मेन रूट होगा, एक पब्लिक HTML है, एक पब्लिक HTML से बिल्कुल प्रीवियस पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड मेन रूट।
पब्लिक HTML तो सब फोल्डर बन गया ना उसका एक, वो तो एक डिफॉल्ट फोल्डर होता है जिसमें आपकी वेबसाइट का डाटा आना है। लेकिन ऐसी चीजें कहां पर आनी है? मेन रूट पर। रोबोट्स ने भी मेन रूट पर आना है, इस फाइल ने भी मेन रूट पर आना है। सो आप इसको मेन रूट पे लाओगे। लेकिन अभी जब तक मैं आप लोगों को सब डोमेन में काम करवाऊंगा तो हर दफा हम क्या करेंगे, आपकी फाइल को कहां रखेंगे? आपकी रोबोट्स को भी आपकी सब डोमेन की फोल्डर में रखना है और आपके साइट मैप को भी। तो आगे हम सब डोमेन में, ठीक है, यहां से अपलोड करें। कुछ भी नहीं करना, ठीक है, देखिए इस फाइल को हमें कुछ भी नहीं करना। लेकिन जब ये हमारी रोबोट्स की फाइल बन जाएगी और जब हमारा साइट मैप बन जाएगा तो हमें इसे सर्च कंसोल में जाकर साइट मैप को सबमिट करना है। यानी ये गूगल वालों को दिखाना है कि भाई ये मेरी वेबसाइट का साइट मैप है, इसके मुताबिक मेरी वेबसाइट को कंसीडर करो। यानी हमने सबमिट करना है उसको। अगर हम उधर से रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि मेरी वेबसाइट कैसा बिहेव कर रही है, तो मुझे उधर जाकर अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है, ठीक है। जी आगे कहाँ रखी है? आई है बोला, डाउनलोड्स में आई है। डाउनलोड्स में से पिक करें, यही है। चलिए इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। लेक्चर को मैं पॉज कर दूँ जरा।